Hello everyone, welcome to Practice Smokes YouTube channel ऑल रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन। सो आज PIB इनसाइट्स में हम करने वाले हैं नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, यहाँ बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी की और क्वांटम टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर रहने वाला है, तो इट इज़ जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी एंड माई क्यूरियोसिटी एज वेल टू टीच यू गाइज द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड that you should know in general also. Like RBI नहीं पूछेगा कि quantum technology किस principle पे work कर रही है, though they can ask some on mission on what are the approaches, what are domains in which this mission is being held. They can ask on this thing, but the scientific principles they might not ask. But still, I will explain you because it is important, है ना, for you to understand, because this is something which in future will disrupt the industry. ठीक है, जैसे क्लासिक कंप्यूटिंग ने किया था जब कंप्यूटर्स आए थे, विच वर्क्स ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, वो जब क्वांटम मैकेनिक्स में जाएगा, जो कि आपसे तो अगले 5-6 सालों में दे वुड बी टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग अप इन दी स्केल। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम इसकी। इसके अलावा हम करेंगे पिछले 5 क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, उनकी बात करूँगा। आई विल एक्सप्लेन यू दोज क्वेश्चंस एंड विद देयर आंसर्स। एंड ऑल्सो आज मैं 5 क्वेश्चंस नए लेके आया हूँ एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। किन टॉपिक्स में वो 5 क्वेश्चंस? दीज आर ऑन स्किल इंडिया सेंटर, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबर। ठीक है, एंड GI टैग पे मैंने पूछा है। उसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसके तो आपको हमारे लेक्चर्स के थ्रू तक हर चीज़ रट जानी चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी इसका अलग से टॉपिक ऑफ द डे में भी ले चुके हैं, क्वेश्चंस भी काफ़ी करवा चुके हैं एंड ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कल डार्क पैटर्न्स पे। तो डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न्स वो चीज़ होती है जो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने कोई चीज़ लेनी थी, यू वेंट ऑन सम ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड आपने वो चीज़ सर्च करी सर्च बॉक्स में। लेट्स से यू वांट अ मोबाइल फ़ोन, आपने वो सर्च किया, आपको दिखाया वहाँ पे कि इसके सिर्फ 3 पीस बचे हैं, ओनली 3 आइटम्स आर लेफ्ट, यू हैव टू ऑर्डर नाउ और यू एल्स हैव टू वेट फॉर सम डेज सो दैट इन्वेंट्री कैन come again. So what you will do, you will in hurry buy that mobile phone. But do you know कि whether there are 3 items or those 3 items are I would say intentionally put on the website by the seller, or even we can say by the marketplace, so that your decision is influenced. You will buy it as you will try to buy it in a hurry. You will not read all the details. You will not read the return policies. You will not see the reviews properly. So दिस इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन। इसके अलावा एक डार्क पैटर्न हो गया कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, दे आस्क यू टू एक्सेप्ट कुकीज़। कुकीज़ में क्या होता है, व्हाट वेबसाइट विल डू, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो कुकीज़ में क्या होता है कि आपने वहाँ पे कुछ किया, यू हैव डन सम एक्टिविटी। नाउ इफ़ यू एक्सेप्ट द कुकीज़ देन एंड यू कम बैक अगेन ऑन द वेबसाइट विल रिमेंबर कि आप पहले आए थे, आपने ये एक्टिविटी की थी, तो आपकी वो कस्टमाइज्ड वे में देता है। नाउ इट इज़ अ गुड थिंग, बट लेट्स से इसके मिस यूज़ भी हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा वहाँ पे जाए, यू डू नॉट वांट कि वो हमारी एक्टिविटी को जज करे वेबसाइट, है ना, ताकि हमें वो अलग वही रिजल्ट दिखाए जो हम देखना चाहते हैं। इट कुड बी गुड एंड बैड ऑल्सो। ठीक है, तो व्हाट दे विल फर्स्ट दे विल आस्क यू टू एक्सेप्ट कुकीज़, है ना। वहाँ पे दे विल से कि डू यू वांट टू आस्क ऑल द कुकीज़ और यू वांट टू आस्क स्पेसिफिक कुकीज़। तो यू विल से यार कि मैं सारे एकदम से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वाई शुड आई गो एंड सिलेक्ट द कुकीज़। सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस, दे आर मेकिंग अस टू एक्सेप्ट देयर कुकीज़ और दे विल रिमेंबर अस, है ना। ऐसे डार्क पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डार्क पैटर्न्स होते हैं। उसी पे ही ये क्वेश्चन था कि उस डार्क पैटर्न का नाम बताओ जिसके अंदर यूजर्स फेस एन ओवरलोड ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, user face an overload of requests, information options or interruptions unrelated to the intended purchase of goods or services which disrupts the intended transaction. ठीक है, you are hit with unintended requests, information
that influence your decision making. So इसको कहा जाता है nagging. Now nagging is part of the 13 specified dark patterns by the Ministry of Consumer Affairs. ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज IIT BHU के अंदर एक हैकाथॉन चल रहा था जहाँ पे बच्चों को कहा गया, स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप इन डार्क पैटर्न्स के अगेंस्ट में एक सॉफ्टवेयर पे सोल्यूशन बना के दो. कोई आप क्रोम पे प्लगइन बना सकते हो, या फिर आप कुछ UI UX का डिज़ाइन बता सकते हो, या फिर आप कोड करके कोई चीज़ बता सकते हो. यू आर फ्री टू बेसिकली डू एनीथिंग अंडर द एम्बिट ऑफ प्रिवेंटिंग दीज 13 डार्क पैटर्न्स, ठीक है, फ्रॉम मिस यूजिंग द कस्टमर्स डिसीजन मेकिंग. तो इसका आंसर है नेगिंग. इट इज़ नॉट डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है. दीज आर इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो देयर इज अ चांस कि आप इसको गलत कर दो, बट इसका आंसर है नेगिंग. ऐसे और भी सारे 13 डार्क पैटर्न्स होते हैं, वो हमारे संपूर्ण में आपको मिल जाएंगे, बिकॉज PIB में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था इन 13 डार्क पैटर्न्स को. ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब मैंने PM श्री में पूछा था. PM श्री में पूछा है कि क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. द स्कीम इज प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है. इम्प्लीमेंट और डेवलप मोर देन दिस मच स्कूल्स. तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये गलत है. इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी दोनों करेक्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ B and C. सो यहाँ पे गलत मार्क हुआ है. इट इज़ बोथ B and C. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. तो एक मैं आपको बताता हूँ हिंट या फिर एक एलिमिनेशन टेक्निक, कि अगर कभी कोई पूछता है कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ट्राई करना कि जो टॉपिक है वो टॉपिक किस चीज़ पे है. अगर वो एजुकेशन पे है तो यू नो एजुकेशन इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ठीक है. इट्स अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट. तो वहाँ पे चांसेस है कि मोस्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, ठीक है. तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो आप ऐसे एग्जाम में एलिमिनेट भी कर सकते हो. तो इसलिए ये सेंट्रली सेक्टर नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है. सो बोथ B and C आर आवर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है. नाउ we'll move to 15th Finance Commission. So again a very factual question, and question you need to learn because Finance Commission news में है इस बारी, because members are being selected by the government of India. So you need to understand कि 15th Finance Commission में क्या हुआ था. इसके जो पीरियड है 21 से 26 के बीच में, इसके अंदर कितना सेंटर ने स्टेट को अपना शेयर ऑफ टैक्सेस दिया है. इट इज़ 41%. तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. इससे पहले 42% था, बट सिंस आर्टिकल 337 हटने के बाद जो यूटी का स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को, तो वो 1% यूटी की तरफ से चला गया. तो स्टेट्स का 41 हो गया 42 से, ठीक है. द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन required it to use the population rate of 1971. So this is again incorrect statement. Why? Because पहले हम 1971 का डेटा लेते थे, बट हमने 15th फाइनेंस कमीशन में 2011 का पॉपुलेशन डेटा लिया है. सो ये गलत है. 2011 आएगा यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकम ऑफ स्टेट हैज़ बीन कंप्यूटेड एज एवरेज पर कैपिटा GSDP ड्यूरिंग द 3 years पीरियड बिटवीन 1617 एंड 1819, ठीक है. मतलब जो स्टेट की इनकम निकाली जाएगी वो 16-17 की, 17-18 की, 18-19 की, ठीक है. इन 3 साल की एवरेज इनकम निकाली जाएगी और इसको नेशनल एवरेज से माइनस करके देखा जाएगा कितना डिस्टेंस है. तो इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस 41% टैक्सेस. तो बेसिकली मैं आपको चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब फॉर एग्जाम्पल आप जब GST कटवाते हो तो देयर इज़ अ सेंट्रल GST एंड स्टेट GST. तो स्टेट GST तो डायरेक्टली चले जाता है हमारा गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट के पास, बट जो सेंट्रल GST होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जा रहा है. बाकी टैक्सेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे जा रहे हैं. इन टैक्सेस में से भी बाद में ये 41% जाता है. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम SGST एंड अदर टैक्सेस विच आर डायरेक्टली बीइंग गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. वो उनके टैक्सेस हैं, बट जो सेंटर दे रहा है वो दे रहा है उनको अपने टैक्सेस में से द पार्ट विच इज़ 41%. तो इसका आंसर होगा बोथ A and C. इसके बाद हमारा PBTG पे. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कंफ्यूजिंग वन इफ यू हैव नॉट रेड अबाउट द PBTG इन डिटेल. तो यहाँ मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि PBTG के अंदर क्या वो 4 जो क्राइटेरिया होते हैं उनमें से कौन से हैं और कौन सा नहीं है. बेसिकली पूछा कौन सा नहीं क्राइटेरिया है. तो पहला प्री एग्रीकल्चरल लेवल टेक्नोलॉजी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड डिक्लाइनिंग हेल्थ स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट. तो ये सही आंसर हो जाएगा. मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है
किसी ट्राइबल ग्रुप की अगर हेल्थ स्टैंडर्ड कम हो रही है तो उस बेसिस पे उनको पीवीटीजी नहीं बनाया जाएगा। लो लिटरेसी लेवल ये है, स्टैग्नेंट डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, दिस इज क्राइटेरिया। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया। तो कौन सा नहीं है, डिक्लाइनिंग हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी लेवल, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट पीएम वन धन योजना, ठीक है। वन धन में पूछा था नाफेड स्पीयरहेड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन धन प्रोग्राम, नो इट इज ट्राइफेड, नाफेड नहीं है ट्राइफेड है, ट्राइफेड कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ वन धन योजना के अंदर क्या हो रहा है। जो लेट्स से देयर इज अ ट्राइबल ग्रुप जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है, तो अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट दे कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, फ्रॉम देयर फॉरेस्ट वो कलेक्ट करते हैं, लाइक तेंदुल एक्सेट्रा। वंस दे कलेक्ट इट, नाउ व्हाट दे विल डू यू थिंक, दे हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेल इट टू द पब्लिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दे डोंट हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बाय इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन कि उनके पास जो रॉ मटेरियल आया है उसको प्रोसेस करके पैकेज करके देने की क्षमता नहीं है। तो क्या होता है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। तो वन धन योजना के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू सारी जो प्रोड्यूस है इसको कलेक्ट करके लेके आया जाता है, ठीक है, ठीक है। वंस अब इसमें फ़ायदे क्या, इकोनॉमी ऑफ स्केल के फ़ायदे, इंस्टेड की छोटे छोटे एक प्रोसेसिंग हो, यू कलेक्ट ऑल द प्रोड्यूस एंड डू द प्रोसेसिंग, इससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रही है, पर यूनिट प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो ऐसे चीज़ के थ्रू हम ये करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वन धन बनाएंगे, वन धन विकास केंद्र, जिसके अंदर क्या है कि मल्टीपल एसएचजीज विल कम टुगेदर, नाउ दे हैव द प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नाउ दे कैन सेल इट टू द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, जिस पे एमएसपी मिल रही है उस पे वो बेच सकते हैं। सो एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी एक पार्ट ऑफ द स्कीम है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट ओवरऑल थिंग। उसके अलावा कोई किसी चीज़ पर अगर एमएसपी नहीं मिल रही है, अगर हायर प्राइस मिल रहा है, देखो एमएसपी में क्या है, एमएसपी इज़ नॉट कि इस पर गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि बाय चांस अगर प्राइवेट में प्राइसेस इतने नहीं है, ओनली देन विल प्रोक्योर एट एमएसपी। It is like a safety net for the farmers. It is not something कि government has to procure. If the prices go below, and also why would any tribal people or farmers would want to sell their good produce at a lower cost than MSP? They want to sell it at a higher cost, obviously. So they will not give it MSP, but MSP is like a safety net. ठीक है, तो MSP पे भी MFP लिया जाता है, तो it is also part of the वन धन, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ वन धन, MSP फॉर MFP, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वन धन। तो इसके ही मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो पहला तो नाफेड नहीं है, वो ट्राइफेड है। सेकंड, अ वन धन एसएचजी शुड कंप्राइज ऑफ मैक्सिमम 20 गैदर मेंबर्स विद मोर देन 50% ट्राइबल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। पीएम वन धन योजना इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट MFP एट MSP, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस वन धन योजना इज अ पार्ट ऑफ MFP at MSP, but it will be implemented independently. So this is a correct statement. So both B and C are our correct answer. ठीक है। Now we'll talk about National Quantum Mission, जो topic of the day हमारा। तो इन समय बात करने से पहले हम समझेंगे कि न्यूज़ में क्यों था और क्वांटम मिशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअली में। तो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज a brainstorming session has been happening जहाँ पे different stakeholders are coming to and discussing on the future approach. This is why it was in news. No need to go in detail कि कहाँ पे ये हुआ था. That will not be asked in exam. Now the point here is कि quantum technology है क्या. तो let me explain you. तो आपको पता है आजकल जो कंप्यूटर वर्क करते हैं हमारे क्लासिकल कंप्यूटर, दे वर्क ऑन बाइनरी, इधर ऑन 0 और 1, ठीक है, 0 और 1. तो मैसेज, और किसी को आप मैसेज कर रहे हो तो कैसे जाता है, इट गोज़ इन अ बाइनरी. कुछ भी आप कंप्यूटिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, इट गोज़ इन बाइनरी. मतलब अगर आपने 4 रिप्रेजेंट करना है, 49 रिप्रेजेंट करना है लेट्स से, तो वो किस पे रिप्रेजेंट होगा, वो पहले 4 को रिप्रेजेंट करेगा फिर 9 को रिप्रेजेंट करेगा. तो इट विल बी 0 1 1 1 0 0 0 ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, जैसे बिट्स होंगी, ठीक है. तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये 4 और 9, ठीक है, इन बाइनरी बिट्स. बट क्वांटम में क्या है, देयर आर क्यूबिट्स. अब क्यूबिट्स अलग कैसे है बाइनरी बिट से, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यहाँ 2 प्रिंसिपल्स है, मैं उनकी बात करूँगा.
अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पहले 0 जा रहा है फिर 1 जा रहा है, मतलब पहले 0 गया जब वोल्टेज कम थी, 1 गया जब वोल्टेज ज़्यादा थी, फिर 0 गया फिर 1 गया, ये दिस इज 0 1 0 1 ऐसे मैसेज गया है। ठीक है, ये क्लासिकल लेवल पे काम कर रहा है, इट इज़ नॉट एट सब एटॉमिक पार्टिकल, बट जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वो इट वर्क्स एट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक मतलब कि एट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इस लेवल पे बात कर रहा है। सबसे पुरानी एप्लीकेशन क्या है अगर मैं बोलूँ क्वांटम की, तो इट इज़ न्यूक्लियर पावर समहाउ। वी नॉट से कि वो कंप्यूटिंग करवा रहे हैं, बट इट इज़ समहाउ क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी इज न्यूक्लियर पावर, क्योंकि वो किस में काम कर रहे हैं, देर वर्किंग ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वहाँ पे भी तो यही होता है कि देर इज़ इन न्यूक्लियर पावर, देर इज़ in nuclear reactor what is happening is atoms are mixing up and releasing energy, fusion होता है, fission होता है, their protons are living, they are again releasing energy। ठीक है, सो ये होता है हमारा क्लासिकल। क्यूबिट इससे अलग क्या है, क्यूबिट बेसिकली लगा लो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जहाँ पे 0 भी और 1 भी एक ही टाइम में बता सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने ये मैसेज किया 0 1 0 1, ठीक है, ये कोई मैसेज था, लेट्स से ये रिप्रेजेंट कर रहा है XYZ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैसेज XYZ को। ठीक है, और XYZ भेजने के लिए पहले 0 भेजा, फिर 1 भेजा, फिर 0 भेजा, फिर 1 भेजा। ठीक है, ये XYZ है। सेम मैसेज अगर हमें यहाँ करवाना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो वो फास्ट कैसे हो रहा है? वी से क्वांटम कंप्यूटर्स आर एक्सपोनेंशियली फास्टर देन द क्लासिकल कंप्यूटर। ये क्यों फास्ट है? अब सेम XYZ मैसेज अगर यहाँ करवाना है तो व्हाट वी कैन से, XYZ इज 50% 0 and 50% 1। ठीक है, XYZ इज 50% 0 and 50% 1, मतलब कि क्योंकि मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा स्टेट्स आ सकती हैं। इट कुड बी पूरा 0, इट कुड बी पूरा 1, और कोई और स्टेट भी आ सकती है। और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एक टाइम पर सब एटॉमिक पार्टिकल में रिप्रेजेंट हो रहा है 50% 0 50% 1, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है XYZ को। ठीक है, तो आप खुद सोच लो कि आप एक सब एटॉमिक पार्टिकल के एक पोजीशन से ही बता पा रहे हो XYZ। यहाँ पे आपको 0 1 0 1 0 1 लिखना पड़ रहा है, फिर पता लग रहा है, तो दिस इज वे फास्टर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 49 51% पे कोई और अलग बता दो। ठीक है, दैट इज योर क्वांटम कंप्यूटिंग। और इस प्रिंसिपल का आता है सुपर पोजिशन, कि एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट आ सकती है एक सब एटॉमिक पार्टिकल में। ठीक है, एक ये प्रिंसिपल होता है, एक अलग प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि हर सब एटॉमिक पार्टिकल दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ले रहा है, अब इसके चक्कर में अगला सब एटॉमिक पार्टिकल भी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ले रहा है, तो ये क्या हो गया, इट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट, दिस वाज सुपरपोजिशन, बट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट, कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल अपनी पोजिशन अगर चेंज करे तो उसका इफेक्ट बाकी पे भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये है आई वुड से कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RBI या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कभी आता है एग्जाम में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, तो वहाँ पे क्वांटम का आप जरूर एग्जांपल दो। मैं ये देखो आप चीज़ें रिलेट कैसे कर सकते हो RBI के एग्जाम से। एग्जाम में आई रिमेंबर 2022 के डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चंस आए थे जहाँ दे हैव आस्क्ड ऑन कि हाउ क्वांटम और द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आप वहाँ पे जरूर लिख सकते हो कि अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी आती है फ्यूचर में, सो इट विल प्रिवेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। कैसे बढ़ती है, द प्रिंसिपल एंटेंगलमेंट, जैसे जो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट, उसमें क्या होता है कि अगर कोई मैसेज जा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम कंप्यूटिंग में, जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, अगर इस मैसेज के बीच में कोई ईव्सड्रॉपिंग करता है, समबडी ट्राई टू डिसाइफर दिस, व्हाट विल हैपन कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस के चक्कर में ये
जो हेड स्पिन है ये अलग हो जाएगी, स्पिन हो जाएगी हमारी एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगी। तो जब हम मैसेज रीड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड मैसेज है, किसी ने इसको रीड करने का ट्राई किया है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो आया है यहाँ पे कुछ हैकिंग हुई है। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी मैसेज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आप इसको फाइनेंस से रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा आप रिलेट कर सकते हो आई वुड से इन्वेस्टमेंट में रिलेट कर सकते हो कि आप फास्ट कंप्यूटिंग में जल्दी जल्दी ट्रेड के डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके अलावा बाकी फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप एक टाइम पे ही, अगर आपको अपनी लोकेशन बतानी है कि आप अभी किस पॉइंट पे खड़े हो, एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि तो आपको वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट होता है लोकेशन का, विच इज़ बेसिकली योर लैटिट्यूड एंड द पोजीशन, जो आपकी ज्योग्राफिकल पोजीशन बताती है अभी। ठीक है, आप कभी गूगल करोगे तो यू विल फाइंड इट, है ना, आपकी करंट पोजीशन क्या है। तो अगर ये क्या है, पिन पॉइंट हो, ठीक है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, उससे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, एक टाइम पे आप मैसेज भेज सकते हो, तो यू कैन सेंड लोकेशंस वेरी फास्टली एंड इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर रेदर देन सेंडिंग। जब तक ये भेजोगे तो लोकेशन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ठीक है, इसके अलावा और एप्लीकेशंस क्या है, एक मेडिसिन में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इसकी, ऑन क्रिएटिंग न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग्स। व्हाट हैपन्स कि यार विद द यूज ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ इन मेडिसिन्स देयर आर एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डन। तो प्रोबेबिलिटी में देखा जाता है, तो इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप अ पर्टिकुलर मेडिसिन कि जो असर करती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेज है वो कम हो जाएगा, जहाँ 3-4 साल लग रहे हैं वो कुछ ही दिनों में हो जाएगा थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग, और उससे भी फास्ट हो सकता है। सो दिस इज द क्वांटम कंप्यूटिंग, दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली टू द मिशन। यहाँ पे इसके बारे में है, यू कैन रीड अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, जो मैंने समझाया वही सब यहाँ पे है। लाइक सुपर पोजिशन पता है, यहाँ पे एंटेंगलमेंट की बात भी की गई है, एंड व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड व्हाट इज एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स, यू कैन रीड इट। अब बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन की। तो ये लॉन्च हुआ था हमारा 2023 में एट टोटल कॉस्ट ऑफ 6000 करोड़। ये ईयर है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एम क्या है इसका, सीड करना, नर्चर करना एंड स्केल अप करना साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नाउ और क्या है यहाँ पे, जो टारगेट है वो है कि 50 टेक्नोलॉजी। सो क्या हमारा टारगेट है, our target is basically to develop around 52,000 physical qubits in 8 years in various platforms like superconducting and photonic technology। ठीक है ना, इशू क्या रहता है क्वांटम कंप्यूटिंग में, सबसे बड़ा इशू रहता है कि यार इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत कम चाहिए, बहुत एक सेफ इन्वायरमेंट चाहिए एंड टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तभी वर्क करता है अच्छे से, एंड सुपर कंडक्टिंग मटीरियल चाहिए, है ना। तो दिस इज बेसिकली द issue or I would say drawback of having quantum computing। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या है, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस एंड ओवर रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स विद इन इंडिया, लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज, इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2000 किलोमीटर एज वेल एज मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क्स विद क्वांटम मेमोरीज आर ऑल्सो सम ऑफ द डिलीवरेबल्स ऑफ द मिशन। फोकस किस पे किया गया, क्वांटम कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन में मैंने बताया कि लोकेशन पिन पॉइंट आती है, कम्युनिकेशन में कोई हैक नहीं कर सकता बिकॉज उससे पता लग जाता है हमें कोई हैक कर रहा है, तो बिकॉज वहाँ पे ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट पोजीशन चेंज हो जाती है दैट वी कैन रीड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकती है, आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ वो है ये कि 4 डोमेनों पे काम हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है, क्वांटम कम्युनिकेशन पे काम हो रहा है, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी पे हो रहा है, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस पे हो रहा है। इन 4 चीज़ों पे वर्क हो रहा है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। दिस यू नीड टू रिमेंबर, दिस डोमेन्स यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा 4 थीमेटिक हब बनाए जाएंगे एट टॉप अकेडमिक एंड नेशनल R&D इंस्टीट्यूट्स इन द डोमेन्स। इन 4 डोमेन में चार ही डोमेन्स है, तो 4 ही थीमेटिक हब्स बनाए जाएंगे। ठीक है, the hubs which will focus on generation of new knowledge through basic and applied research as well as to promote R&D in the area that mandate to them, because अब स्टिल ये नेसेंट स्टेज पे कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का, बिकॉज इतना मार्केट रेडी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जितनी जल्दी R&D हो, जितना रिसर्च हो, उतना ही बढ़िया है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग
NQM हैज़ द पोटेंशियल टू एलिवेट द कंट्रीज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ठीक है, दिस यू कैन रीड। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट नेशनल क्वांटम मिशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट था फॉर एग्जाम, किससे किस ईयर तक है, कितने करोड़ का है, कितने डोमेन्स है, कितने थमेटिक हब्स हैं हमारे, ठीक है, एंड हाउ इट कैन हेल्प इंडिया बिकमिंग अ R&D सेंटर और टेक्नोलॉजिकली साउंड कंट्री, ठीक है। बाकी इसका एप्लीकेशन इन फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे आपको, अगर आपने हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पे जो रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस हमने चैप्टर है हमारा अंडर फाइनेंस, वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा अबाउट इन डिटेल की क्वांटम कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस क्या है फाइनेंस एंड बैंकिंग में। तो ये चीज़ें आप रीड करना हमेशा, ठीक है। कभी कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, उसका फिनटेक में रोल क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन स्किल इंडिया सेंटर में, तो पहला स्किल इंडिया सेंटर इंडिया में किस स्टेट में बना है, ये कल की ही न्यूज़ थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जो है ना RBI के यूजुअली आज की कोई फर्स्ट चीज़ हो रही है, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हुई है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट नॉट फॉर RBI एंड फॉर बेसिकली एवरी एग्जाम, and it is about skill, so it is also very important. Now second question is on consumer price index. This is very tough question, I would say. If you have not read about the CPI agricultural and rural labor indices in detail, you will not able to answer this question. तो पहला है, या फिर अगर अपनी कॉमन सेंस से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मैंने पूछा है कि जो रिटेल प्राइसेस यूज़ किए जा रहे हैं इन मेजरिंग द इंडेसिस, क्या वो सेम है, ठीक है। फिर मैंने पूछा है जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो कौन होती है, किसकी कितनी इनकम एग्रीकल्चर से आनी चाहिए, क्या वो 75 है, 90 है, 60 है, 50 है, 33 है, 40 है, क्या है वो। फॉर CPI ANRL वेट्स, जो वेट्स होते हैं इंडेक्सिस के अंदर की, किसी अगर फूड को दिया, फूड को 10% वेट दिया है आपने, क्लोथिंग को इतना % वेट दिया है आपने, कंस्ट्रक्शन मटीरियल को इतना % वेट दिया, हम यूज़ कर रहे हैं, तो वेटेज होता है, ठीक है। तो वेटेज क्या अलग अलग है दोनों के या फिर सेम है, दिस यू हैव टू आंसर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, तो इसको आपको आंसर करना है। ये पहले भी पूछा हुआ हमने, दोबारा यहाँ पे पूछा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले जो पूछे हैं तो इसको भी ट्राई करना आंसर करना है, बिकॉज AMRS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो एजुकेशन को टारगेट कर रही है, प्लस वनरेबल ग्रुप यानी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी ये टारगेट कर रही है। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर आवर एग्जाम। नाउ GI टैग में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। GI टैग में पहला है, इट शैल नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, लाइसेंसिंग, प्लेज, मोर्टगेज, मतलब आप GI टैग को मोर्टगेज की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब उसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उस पर है ये क्वेश्चन, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन जो है GI टैग की, क्या वो लाइफ टाइम के लिए होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है, मतलब कि अगर GI टैग होता क्या है, GI टैग ये रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेशन होता है कि इस एरिया में ये गुड्स बनते हैं, और कोई अगर इंसान उस गुड्स को उस एरिया में बना रहे वो जाके GI टैग ले सकता है ना। तो डैट इज़ द अबाउट GI टैग। तो क्या ये GI टैग जो है क्या लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है या फिर इसको रिन्यू करना पड़ता है, दिस यू हैव टू आंसर। और क्या इसमें लीगल प्रोटेक्शन मिलती है नहीं मिलती है, दिस ऑल्सो यू नीड टू नो। फिर है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में, सिंस 2023 के अंदर इसका अमेंडमेंट आया, तो आई एम थिंकिंग कि यार 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बिकॉज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इन न्यूज़, बिकॉज टू मेंटेन कॉम्पिटिशन, टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स, तो it basically what it does is it approves merger and acquisition, it should not hamper the competitive environment। तो उसी पे पूछा क्वेश्चन कि जो एक मिनिमम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड चाहिए होता है ना, वो कितना टर्नओवर का होता है फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन के बाद, उसके पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जिस पे CCI डिसाइड करता है, ठीक है, वो मिनिमम कितना होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट में चेंजेस हुए थे तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राई करना इन क्वेश्चंस को आंसर करने का, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको नेशनल क्वांटम मिशन अच्छे समझ में आ गया हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी अच्छे समझ में आ गई, कैसे वो वर्क कर रही है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज एंड कीप स्टडिंग। अभी टाइम है RBI को, व्हाट आई वुड से कि क्या अप्रोच रखो, PIB अगर आप हमारे इनसाइट से करो, PIB इनसाइट से अभी अराउंड 45 के अराउंड वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं आई थिंक PIB इनसाइट्स की, तो आप अगर वो सारी देख लोगे आई वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। तो जब तक एग्ज़ाम आएगा उस टाइम तक तो आई थिंक बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और आपके लिए सारी वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट कि जो वीडियो आ रही है उसको रिवाइज करो। अगर किसी दिन हम नहीं डाल पाते हैं वीडियो तो आप पुरानी वीडियो जाके रिवाइज करो, ठीक है, बिकॉज बिना रिवीजन के यू विल नॉट एबल टू रिटेन योर नॉलेज, ठीक है। सो कीप स्टडिंग।